मेरा नाम दिव्या है। मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उन्हें कैंसर की बीमारी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। मेन बाजार में मेरे पापा की 2 दुकानें थीं, जिनके किराए से हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मगर बदकिस्मती से जब मैं 17 साल की हुई तो मेरी माँ भी अचानक बीमार हो गई। चेकअप कराने के बाद पता चला कि माँ को भी ब्लड कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर का कहना था कि ये बीमारी मेरे पापा की वजह से उनमें आई है। अगर ये 2 साल पहले अपना टेस्ट करवा लेती तो समय पर उनका इलाज करके उन्हें बचाया जा सकता था। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। डॉक्टर ने यह भी बता दिया था कि अब इनकी कुछ ही दिनों की ज़िंदगी बची है। और फिर वही हुआ था। एक दिन मम्मी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। डॉक्टर ने कहा कि अब वो जल्दी से अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला लो, जिससे कि वो इनसे आखिरी मुलाकात कर सकें। मेरे एक मामा थे जिनकी शादी हो चुकी थी, बस मेरी मम्मी की उनसे ही बनती थी। उस समय वो भी अस्पताल में मौजूद थे। जब मेरी माँ का आखिरी समय आया तो मेरी माँ ने मुझे मेरे मामा के हवाले कर दिया और उनसे कहा कि संजय, अब तुम ही मेरी बेटी के वारिस हो। दिव्या जवान हो चुकी है, तुम कोई अच्छा सा रिश्ता देकर उसकी शादी कर देना। और मेरे मामा ने रोते हुए माँ को तसल्ली दी थी। उसी दिन रात के समय मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी और मैं मामा के साथ उनके घर आ गई थी। मेरे मामा ने मेरी मम्मी का अंतिम संस्कार वगैरह किया था। मेरे मामा के 2 बच्चे थे और मेरी मामी भी अभी जवान ही थीं। मामा ने अपनी पत्नी से कहा था कि अब दिव्या हमारे साथ ही रहेगी, मगर मेरी मामी इस बात पर राजी नहीं हुई थीं। उनका कहना था कि हम किसी भी जवान बच्ची का बोझ क्यों उठाएं। मेरे मामा ने कहा था कि अब मैं इसको सड़कों पर तो नहीं छोड़ सकता। उन्होंने ये कहकर तसल्ली दी कि दिव्या तुम्हारे घर के काम करवाया करेगी, तुम इससे घर के काम करवाया करना, तुम्हारे काम में दिव्या मदद किया करेगी। और फिर मामा ने भी मुझे बाद में समझाया था कि दिव्या बेटा, घर में इतने ज़्यादा काम नहीं हैं। मैंने ये बात तुम्हारी मामी से इसलिए कही है ताकि वो तुम्हें इस घर में रहने दें और कोई झगड़ा पैदा ना हो। मैंने कहा कि मामा, मैं इस घर में रहूँगी तो फिर पूरा दिन क्या करूँगी। अच्छी बात है, अगर काम कर लूँगी तो मेरा समय गुजर जाएगा। इस तरह मैं इस घर में रहने लगी थी। लेकिन मेरी मामी मुझसे घर के काम तो करवाती ही थीं, इसके अलावा मुझे ताने भी दिया करती थीं और कहीं का भी गुस्सा होता मुझ पर ही निकाला करती थीं। हर समय यही कहती कि तुम्हारी खूबसूरती हमारे लिए किसी जंजाल से कम नहीं है। और आजकल तो ऐसी लड़कियों ने सारे मोहल्ले को ख़राब कर रखा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारे घर की बदनामी हो। पता नहीं कहाँ से तुम्हारी माँ अपना बोझ हमारे सर पर डालकर चली गई। मैं उनकी बात का कोई जवाब न देती। मामा के घर के पास एक छोटा सा चौक बना हुआ था, जहाँ पर हमेशा जवान आवारा लड़के खड़े हुआ करते थे। कोई सिगरेट पी रहा होता तो कोई लड़कियों को देखकर इशारे कर रहा होता। उनको वहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन वो वहाँ से हटते ही नहीं थे। असल वजह ये थी कि उस चौक में खाने पीने की भी दुकानें थीं, इसलिए यहाँ हमेशा रश लगा रहता था। हमारी समस्या ये थी कि हमारा घर उसी चौक के सामने था और हमारी खिड़कियाँ उसी चौक की तरफ ही खुलती थीं। गर्मी में भी हम खिड़की नहीं खोल सकते थे, क्योंकि सामने कोई ना कोई खड़ा होता था और अगर उन आवारा लड़कों की नज़र इधर पड़ जाती तो वो गंदे गंदे इशारे करते। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी गलती की वजह से मामा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। एक दिन सुबह दूध वाला दूध देने आया तो मैं जाग रही थी। वैसे तो मामा ही ये काम कर लिया करते थे, लेकिन शायद आज उनकी तबीयत ख़राब थी और वो सो रहे थे। मैं बर्तन लेकर बाहर चली गई और मैंने जाकर दूध लिया। दूध वाले ने मुझसे कहा कि आप कौन हैं, आपको तो पहले नहीं देखा। दूध वाला नौजवान था। मैंने कहा कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ। तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा और कहने लगा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी। मैंने कहा जी। तब उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अभी मैं उसकी बात का कोई जवाब देती तभी मामी वहाँ पर आ गईं। उन्होंने मुझे दूध वाले के सामने ही डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे पता था तू बहुत ही चालबाज लड़की है, अपनी करतूत कहीं ना कहीं पर तू जरूर दिखाएगी। मैं भागकर अंदर कमरे में आ गई थी। थोड़ी देर के बाद मामी ने ये बात मेरे मामा को भी बता दी थी। कहने लगी कि आपकी चहेती सुबह सुबह अपने रंग रूप दिखाने के लिए दूध वाले के सामने ठिला ठिलाकर बातें कर रही थी और वो खड़ा हुआ इसकी तारीफें कर रहा था। मैंने कहा कि मामा, ऐसी कोई बात नहीं थी, मामी को गलतफहमी हुई है। मामी कहने लगी कि बकवास बंद करो, मैं सब जानती हूँ कि तुम कितनी दूध की धुली हो।
मेरे मामा सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कहने लगे कि आइंदा से इस तरह कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी भी अरे गहरे के सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बहन की अमानत हो और तुम्हें इज्जत के साथ पराए घर का करना मेरा फ़र्ज है। और तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ मेरी इज्जत को दागदार मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि इस सब में मेरी क्या गलती थी। क्या खूबसूरत होना भी मेरी गलती है। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही थी। अब तो मामा भी मुझे हर बात पर डांट दिया करते थे। शायद वो मामी को खुश करने के लिए ऐसा क्या करते थे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मेरी मामी की नफरत ख़त्म नहीं हो रही थी। और वो बार बार यही कहा करती थीं कि ये एक चरित्रहीन लड़की है, इसको घर से निकाल दो। एक दिन ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रहेगी। मैंने इसको छुप छुप कर लड़कों से बातें करते देखा है। मेरी मामी की ऐसी घिनौनी बातों से मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखती थी कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जाए कि मेरे मामा का सर शर्म से झुक जाए। लेकिन फिर भी मेरी मामी ऐसी बातें करके मेरा खून जलाया करती थीं। आजकल हमारे मोहल्ले में एक बात फैली हुई थी कि इस मोहल्ले की किसी लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया था। ज़बरदस्ती उस लड़की की इज्जत खराब कर दी थी। लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी थी। इसलिए ये केस पुलिस में चला गया था और अब मोहल्ले के आवारा लड़कों को पकड़कर पुलिस जेल में डाल रही थी और उनसे पूछताछ कर रही थी कि उस लड़की के साथ ये जुर्म किसने किया है। और मुझे ये बात भी मेरी मामी की ज़ुबानी ही पता चली थी। लड़की वाले बहुत अमीर थे। उनका कहना था कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां ही हमारी बेटियां हैं और अगर आज हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मुजरिम को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक हफ्ते के अंदर ही मुजरिम पकड़ा भी गया था। एक दिन मेरी मामी ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दी, क्योंकि आज मेरे हाथ से एक गिलास छूट कर गिर गया था और टूट गया था। उन्होंने कहा कि तू अपने आप को बड़ा नाजुक समझती है, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर है ना। मैं तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूँगी और आज की तेरी ये सज़ा है कि तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। मेरी मामी मुझ पर चीख रही थी और मैं चुपचाप सर झुकाए आंसू बहा रही थी। और फिर तभी मैंने कहा कि अगर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं तो फिर निकाल दें। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो भगवान मेरे लिए कोई और इंतज़ाम करेगा। वो मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है और ये पूरी दुनिया उसी की बनाई हुई है। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी तो कम से कम आपकी नफ़रत से तो मेरी जान छूट जाएगी। और फिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझसे इतनी नफ़रत करती हैं। पूरा दिन गधों की तरह आपके घर के काम करती हूँ, फिर भी आप मुझसे इतनी नफ़रत करती हैं। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं इस तरह बोल रही थी कि जैसे मेरे अंदर का सब्र जवाब दे गया था। हालांकि इससे पहले मैंने अपनी मामी को कभी जवाब नहीं दिया था। उनकी सारी बातें सर झुकाकर मानती थी और आज भी मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी। लेकिन पता नहीं कैसे ये सारी बातें मेरे मुंह से निकल गई थीं और मेरी इतनी हिम्मत दिखाने पर मामी आग बबूला हो गई थीं। उन्होंने गर्म चिमटा उठाया और मेरे हाथ पर लगा दिया। मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। इसके साथ ही मुझे बालों से पकड़कर घसीटती हुई मेरे कमरे में लाकर पटक दिया था। मैं कमरे में बेड पर औंधे मुंह गिरकर बेतहाशा रो रही थी। उस समय मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। काश उनके साथ साथ मैं भी इस दुनिया से चली जाती। मैं रोते हुए कह रही थी कि माँ, ये दुनिया बहुत बेरहम है, मुझे भी अपने पास बुला लें। और पता नहीं कब रोते रोते मेरी आंख लग गई थी। आंख खुली तो रात का अंधेरा फैल चुका था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि मैं इतनी देर तक सोई रही। पता नहीं अब मामी मेरा क्या हाल करेंगी। ऊपर से मामा से शिकायत लगाएंगी। लेकिन अजीब बात थी कि उन्होंने मामा से मेरी कोई शिकायत नहीं की थी। मुझे लगा कि शायद मेरे ऊपर इतने जुल्म करने के बाद मामी का दिल थोड़ा पसीज गया है। शायद उन्हें मुझ पर दया आ गई है। वो ये सोचने लगी होंगी कि वो मुझे बिना वजह नफरत करके मेरे साथ जुल्म कर रही हैं। और ये ख्याल आते ही मेरे दिल में सुकून उतर गया था। मैंने सोचा भले ही मामी मुझसे प्यार न करें, लेकिन कम से कम मेरे ऊपर जुल्म तो ना करें। मैंने सोचा कि मैं मामा से बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि वो मेरी शादी कर दें ताकि मैं उनके घर से चली जाऊं। मगर मामा से ये बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। समझ नहीं आता था कि अपनी शादी के बाद खुद कैसे करूं। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और सारे घर के काम पड़े हुए थे। मामा भी आज के दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। मामी मेरे कमरे में गुस्से से चीखती हुई आईं और कहने लगीं कि आज का खाना तुम्हारी माँ आकर बनाएगी। मैंने कहा कि मामी, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। पता नहीं क्यों मुझे आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है।
मेरी हालत देखकर उनका रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया था। कहने लगी, कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूँगी। वैसे भी तुम्हारे मामा ने तो घर आना नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं है, तुम जाकर आराम से सो। हाँ, सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं बहुत खुश हुई थी। पहली बार था कि जब मामी ने मेरी तकलीफ़ समझी थी। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई और ऐसी सोई कि सुबह जाकर ही मेरी आँख खुली थी। सुबह उठी और अपने कामों में लग गई। और फिर 1 हफ्ते के बाद मेरी तबीयत अचानक फिर से ख़राब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही थीं, चक्कर भी आ रहे थे और कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। मामा भी हैरान होकर देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि दिव्या को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मेरी मामी मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गईं और जब डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर उसके बाद जो हुआ उससे तो अच्छा था कि मुझे मौत आ जाती। पूरे रास्ते मैं खामोश रही थी। जैसे ही हम घर पहुँचे मेरे मामा ने पूछा कि क्या हुआ है दिव्या को। मेरी मामी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी ये लाडली माँ बनने वाली है, मुबारक हो, तुम नाना बनने वाले हो। मैं चुपचाप सर झुकाए हुए खड़ी हुई थी। डॉक्टर ने ये बात बताई थी, तब से मैं हैरान थी कि ये कैसे हो सकता था। मेरा तो किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं था। मामा हैरान रह गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन लोगों को क्या सफाई देती। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो कितनी ही देर तक मैं डॉक्टर का मुंह देखती रही थी। मैं कैसे इस बात को मान लेती, क्योंकि आज तक किसी लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं मामा के सामने सर झुकाए हुए खड़ी हुई थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मामा ने कहा कि ये क्या किया तुमने। मैंने रोते हुए कहा कि मामा, मैंने कुछ नहीं किया है। अभी शब्द मेरे मुंह में ही थे कि मामा का एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा था। मामी ने भी उनका साथ दिया और मुझे बालों से पकड़कर जोर से पटक दिया था। इसके साथ ही मुझे ना जाने कितने ताने दिए थे। उन्होंने मेरे खून को गंदा कहा था। मैं चुपचाप खड़ी सुनती रही थी। ये एक कयामत का दिन था मेरे लिए जो गुजर गया था। अगले दिन मामी ने मामा से पूछा कि अब क्या करना है। मामा ने सर झुकाए हुए जवाब दिया था कि क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मामी ने गुस्से से कहा कि मैं किसी और का पाप इस घर में नहीं रखूंगी। जरूर इसने इसी मोहल्ले के किसी लड़के के साथ चक्कर चलाया होगा। उस इंसान को तलाश करो और उसके साथ इसकी शादी कर दो। अब वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। कल को ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। जल्द से जल्द उस लड़के को तलाश करो। मेरे मामा कहने लगे कि तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो। जिस लड़के ने ये हरकत की है वो आसानी से कहाँ मिलेगा। और दूसरा, दिव्या भी तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो तो इस बात से ही इनकारी है कि इसका किसी लड़के के साथ नाजायज संबंध है। तब मामी ने कहा कि तुम ये सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मैं उस घटिया इंसान को ढूंढ निकालूंगी। मेरे मामा सर पकड़कर बैठ गए थे। कहने लगे कि मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इस लड़की ने तो मुझे बदनाम कर दिया। मामा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है। मेरी मामी फिर उन्हीं लोगों के घर चली गईं जिनकी बेटी के साथ किसी ने बुरा किया था और उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया था। मेरी मामी ने उनके आगे ये सारी समस्या रखी और कहा कि हम बहुत परेशान हैं। जैसे आप लोगों ने पुलिस की सहायता से अपनी बेटी के मुजरिम को पकड़ा था, भगवान के लिए हमारी भी मदद कर दो, ताकि मैं दिव्या को उसके साथ ही शादी करके इस घर से चलता कर दूं। वो लोग भी ऐसे मामलों को समझा करते थे, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हो चुका था। कहने लगे कि हमने जैसे पहले किया था इसी तरह का इंतजाम करवा देंगे, आप चिंता न करें। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ये सब कुछ घटित हो चुका है। घर आकर जब मामी ने मामा को बताया कि वो लोग हमारी मदद करेंगे, तब उन्होंने कहा कि इस तरह तो ये बात सारे मोहल्ले को पता चल जाएगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मामी ने कहा, अगर पता चलती है तो चल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे भी पूरे मोहल्ले को पता है कि ये हमारी बेटी नहीं है। इसने हमारी इज्जत नहीं बल्कि अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत खराब की है। मेरी हालत उस समय बहुत बुरी थी। मामा को गुस्सा आ जाता तो वो भी मेरे ऊपर हाथ उठा दिया करते थे, और मामी को तो जैसे अब बहाना मिल गया था। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था। मोहल्ले के सारे आवारा लड़कों को एक बार फिर पुलिस पकड़ कर ले गई थी। पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बन गया था। मुझे वो रात याद आई जिस रात मैं गहरी नींद सो गई थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालने की बहुत कोशिश की थी कि कहीं उस रात तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे तो ये भी याद था कि उस रात सोने से पहले मैंने अपने कमरे को अंदर से अच्छे से लॉक किया था। उसके बाद ही मैं सोने के लिए लेटी थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ कैसे बन सकती थी।
सब लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत ही चरित्रहीन लड़की है, पाप करके अपने आशिक का नाम भी नहीं बता रही। मेरी मामी का कहना था कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैं किस लड़के के साथ मुंह काला कर चुकी हूँ, तो वो उससे कुछ नहीं कहेंगी, बल्कि मेरी शादी उसके साथ करके मुझे इस घर से चलता कर देंगी। मैंने मामी से आखिरी बार कहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मेरा भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मेरी मामी ने कहा कि इतना बड़ा पाप करने के बाद तुझे भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा फैसला होने वाला था। कुछ लड़कों का डीएनए टेस्ट करवाया गया था और फिर मेरा मुजरिम पकड़ा गया था। वो कोई और नहीं बल्कि उसी मोहल्ले में बैठने वाला एक फ़कीर था और उसके साथ डीएनए टेस्ट मैच हो गया था। इसका मतलब ये सब कुछ उसी ने मेरे साथ किया था। मामा ने कहा कि मैं उस पर पुलिस केस करूँगा, उसने मेरी इज्जत ख़राब की है। लेकिन मेरी मामी ने मेरे मामा को रोक दिया और कहा कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम दिव्या की शादी उस फ़कीर से कर दो और इन दोनों को घर से निकाल दो। मेरे मामा ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करूँगा, लेकिन तुमने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं बहुत रोई थी, चिल्लाई थी, कहा कि उस फ़कीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पंडित जी को घर बुलाया गया और वो फ़कीर भी घर आया बैठा था। मामा उस समय घर से चले गए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। और फिर पंडित ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू किए और फिर उस फ़कीर के साथ मेरे फेरे हो गए। मुझे उस फ़कीर से घिन आ रही थी। उसके गंदे फटे चीथड़ों से मेरा दिमाग झंझना रहा था। मैं रो रो कर भगवान को याद कर रही थी कि मैं इस फ़कीर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरी मामी ने मुझे उस फ़कीर के साथ ऐसे विदा कर दिया जैसे फ़कीर की झोली में मुझे दान दे दिया हो। पहले उस फ़कीर ने भी सफाई दी थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरी खूबसूरती देखने के बाद वो भी खामोश हो गया था। मुझे उस फ़कीर से बहुत ही नफ़रत महसूस हो रही थी। मेरी मामी ने इस फ़कीर से कहा था कि अब तुम इसे ले जाकर सड़क पर बैठा देना या किसी झोपड़ी में रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे पास इसको दोबारा लेकर मत आना। अब ये हमारे लिए मर गई है और हम इसके लिए मर गए हैं, हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने जाते हुए मामी को सिर्फ इतना कहा था कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी मामी को कोई परवाह नहीं थी। खैर, मैं उस फ़कीर के साथ चल पड़ी थी। वो फ़कीर मुझे अपने घर ले आया और उसका घर देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसका घर तो काफ़ी बड़ा था और साफ़ सुथरा था। घर की साज सज्जा और सामान को देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान का घर है। और फिर उस फ़कीर ने थोड़ी देर के बाद ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी कि मैं हैरान रह गई थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई थी। उसने अपनी दाढ़ी मूछें उतारना शुरू कर दी, अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। मैं उसे हैरान होकर देख रही थी। वो कोई फ़कीर नहीं था बल्कि ये तो एक आम इंसान था जिसकी उम्र यही कोई 25-27 साल के लगभग थी। वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, बल्कि मेरा संबंध क्राइम ब्रांच से है। जासूसी करने के लिए मैंने अपना ये हुलिया बना रखा था। तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लड़के गलत काम करते थे और उनकी जासूसी करने के लिए मुझे वहाँ फ़कीर बनकर जाना पड़ता था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की है। पता नहीं कैसे मेरा डीएनए टेस्ट मैच हो गया था। मैं खुद हैरान था, लेकिन मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता था। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था और फिर सबके कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं ये पता लगाकर रहूँगा कि तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अपने पति की सच्चाई जानकर मैं हैरान रह गई थी। अंदर से खुश भी थी कि शायद मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। मेरे पति ने जल्द ही सारा मामला हल कर लिया था। पता चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बल्कि मेरी मामी ने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बुलवाया था और मोहल्ले वालों को भी झूठ बोला था और मुझे बीमार करने की दवाइयाँ खिलाई गई थीं। जब रिपोर्ट आने वाली थी तो वहाँ पर भी रिश्वत देकर ये सब कुछ करवाया गया था, क्योंकि मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरी मामी के साथ मिली हुई थीं। वो सब मेरी मामी की जानने वाली और उनकी दोस्त थीं। उन्होंने ये सब कुछ करवाने में उनकी मदद की थी। मैं हैरान रह गई थी कि कैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मामी ने इतना बड़ा खेल रचाया था। मेरा पति, जिसका नाम विवेक था, उसने कहा कि अब तुम्हारा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन हमने मोहल्ले वालों को असली बात ज़रूर बतानी है। लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा काम खराब हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उसकी बात को समझा और उसने मुझे समझा और फिर अगले ही दिन जाकर मेरे पति ने पूरे मोहल्ले वालों को सच्चाई बताई थी। उस डॉक्टर को भी पकड़ कर लाया गया था जिसने मेरी झूठी रिपोर्ट बनाई थी।
उसने भी सब लोगों के बीच स्वीकार कर लिया था कि हाँ, मैंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी। मेरे मामा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरी मामी के मुंह पर मारा था। सब लोग ये तमाशा देख रहे थे। मामी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी हुई थी। मामा ने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी। मैंने मामा को माफ़ कर दिया था और उनसे कहा था कि अब मैं अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। बस आप अपने आशीर्वाद के साए में हमें विदा करें। मैंने मामा का आशीर्वाद लिया। मामा ने मुझे और विवेक को आशीर्वाद दिया। आज विवेक फकीरों वाले भेष में नहीं था, लेकिन उसने अपनी हकीकत भी नहीं बताई थी। हम लोग घर आ गए थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। हम दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ने लगी थी और फिर शादी के 4 महीने के बाद हम दोनों ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी, क्योंकि विवेक का कहना था कि जब तक तुम मुझे दिल से स्वीकार नहीं करोगी, मैं तुम पर पति होने का हक नहीं जताऊंगा। जिस दिन तुम मुझे दिल से पति स्वीकार करोगी, उसी दिन हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। आज जिस दिन मुझे लगा कि विवेक बहुत ही अच्छा इंसान है और मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। विवेक की खुशी देखने लायक थी। उसने खुशी से मुझे बाहों में भर लिया था। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। भगवान ने मुझे जुड़वा बेटियां दी हैं और अपनी बच्चियों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन विवेक ने मुझे बताया कि तुम्हारे मोहल्ले में मैं जासूसी करने के लिए गया था। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे और तुम्हारी मामी का ख्याल करने वाला कोई नहीं है। बच्चे तो अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे थे, वो भी छूट गई है। तुम्हारी मामी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी हैं। अगर तुम कहो तो हम उनसे मिलने के लिए चले चलते हैं। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। मैंने अपने पति को कह दिया कि आगे से उनका नाम भी मेरे सामने मत लेना। आप किसी से नफरत करें, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें और उसकी कोई वजह भी ना हो, तो ऐसे इंसान के लिए किसी के दिल में मोहब्बत कैसे हो सकती है। मगर विवेक कहता है कि तुम्हारी मामी के बच्चे और तुम्हारी मामी बहुत बीमार हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो किया अच्छा किया। तुम्हें एक बहुत ही अच्छा पति दिया, बच्चे दिए और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल की है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी मामी को माफ़ कर देना चाहिए। शायद उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मगर मैंने विवेक की बात नहीं मानी है। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मामी को माफ़ कर देना चाहिए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।